everyone, welcome to our channel. Today we will discuss about the difference between procedural law and substantive law and also section 1 and 2 of CPC 1908. So let's start the video. डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ. प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ में क्या डिफरेंस होता है? कहते हैं जो प्रोसीजरल लॉ होता है कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट इन क्रिमिनल लॉ सूट एज वेल एज सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स. कहता है जो हमारा प्रोसीजरल लॉ होता है ये क्या होता है, इसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें बताता है कि किस तरह से सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स को गवर्न किया जाए कोर्ट के अंदर. वेयर सब्सटेंटिव लॉ होता है जो ये एक सब स्टेट्यूटरी लॉ होता है दैट डील विद द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और पीपल एंड द स्टेट. जो हमें किससे डील करता है? लीगल रिलेशनशिप से पीपल की और पीपल की स्टेट के साथ. देयरफॉर और क्या बताता है ये हमें? इट डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पीपल. बट प्रोसीजर लॉ क्या होता है? प्रोसीजर लॉ होता है जो कि सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करता है. अब कंपैरिजन चार्ट क्या कहता है? कहता है प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में क्या डिफरेंस है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर लॉ है यह सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करता है और सब्सटेंटिव लॉ हमारे लीगल राइट्स को, ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज़ को बताता है कि डिफाइन करता है कि किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या राइट्स होती हैं, क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं. पावर्स की बात करें, प्रोसीजर लॉ के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती. वेयर सब्सटेंटिव लॉ के पास इंडिपेंडेंट पावर होती है कि वो डिसाइड करे द फैक्ट ऑफ द केसेस. एप्लीकेशन की बात करें, जो प्रोसीजर लॉ होता है नॉन लीगल कंटेक्ट्स पे भी अप्लाई होता है, वेयर सब्सटेंटिव लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इन नॉन लीगल कंटेक्ट्स. रेगुलेशन की बात करें हम, जो प्रोसीजर लॉ होता है ये एक स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वेयर सब्सटेंटिव लॉ इज रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट और गवर्नमेंट इम्प्लीमेशन से ये क्या होता है? रेगुलेट होता है. नाउ वी विल मूव सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ CPC 1908. जो CPC है हमारा, सबसे पहले इसको अमेंड करने की पावर सिर्फ लेजिस्लेचर के पास होती है. नो वन कैन बी अमेंड CPC एक्सेप्ट लेजिस्लेचर के अलावा CPC को कोई भी अमेंड नहीं कर सकता. अब सेक्शन 1 की बात करें, ये हमें बताता है शो टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट. जो सभी एक्ट का सेक्शन 1 शो टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट की ही बात करता है. जो सब क्लोज 1 है सेक्शन 1 का, दिस एक्ट में बी साइटेटेड एज, इसको क्या नाम दिया गया है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. CPC इज अ प्रोसीजर लॉ. CPC हमारा क्या है? प्रोसीजरल लॉ है जो क्या करता है? सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करता है. सब क्लोज 2, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909. कहता है जो हमारा CPC है ये फोर्स में आया फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909. अगर इसकी हिस्ट्री हमने फर्स्ट वीडियो में डाली थी, अगर आपको देखनी हो तो उसमें प्लीज़ देख लेना. सब क्लोज 3, ओरिजिनली अगर हम इसका जब ओरिजिन हुआ था CPC का, अगर हम उस टाइम की बात करें, ये सिर्फ एक्सटेंड होता था whole of India except the state of Jammu and Kashmir and the state of Nagaland and tribal areas. But on 31st अक्टूबर 2019 को ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होने लग गया है. जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल होने लग गया है. बट जो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात है, यहाँ पर अगर हमें इसको एक्सटेंड करवाना है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर हर वो मंजूरी लेनी पड़ेगी उनसे, और ऑफिशियल गजट में दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न करेगी. स्टेट गवर्नमेंट हमें नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गजट में कि जो ये प्रोविज़न है एक्सटेंड हो सकता है नागालैंड के पार्ट में भी और वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ में भी. यही इसकी एक्सप्लेनेशन भी बोलती है. कहता है इन दिस क्लोज ट्राइबल एरियाज़ का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन में ट्राइबल एरियाज़ का मतलब बताया हुआ है. एंड ट्राइबल एरियाज़ का मतलब इमिडिएटली बिफोर 21st डे ऑफ जनवरी 1972
वो इंक्लूड द ट्राइबल एरिया। कहते हैं जो भी टेरिटरी 21 जनवरी 1972 से पहले वहाँ पर थी वो इंक्लूड की जाएंगी ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। और ट्राइबल एरिया ऑफ असम, जो असम के अंदर जो एरियाज़ थे उसको बोला गया है यहाँ पर। और जो पैराग्राफ 20 में बताए हुए हैं शेड्यूल नंबर 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको ट्राइबल एरिया बोलेंगे हम। सब क्लोज 4 इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये सिर्फ ऐसे ही रीड करने का है। अब सेक्शन टू हमारा डेफिनेशंस की बात करता है। हम इसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कोड क्या होता है? कोड इंक्लूड रूल्स, जो हमें रूल्स बताएं। डिक्री क्या होती है? डिक्री जो हमारे राइट्स को डिटरमाइन करती है। जो पार्टी लिटिगेशन फाइल करती है, एक प्लेंटिफ ने लिटिगेशन फाइल की, प्लेंट फाइल करेगा, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट देगा, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट दी, जब उनकी डिक्री आएगी, तो जब उनकी जजमेंट आएगी उसको बोलेंगे हम डिक्री की। डिक्री आई, अब डिक्री को आने के बाद हमें उसको बाद में एग्जीक्यूशन करवाना पड़ता है उसको, तो वो हमारा लास्ट प्रोसीजर होता है सिविल सूट्स का। डिक्री अब हमारी पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है, और फाइनल भी हो सकती है, और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। ये 4 तरह की हमारी डिक्री हो सकती है। एंड देन रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन क्या होता है? सेक्शन 144 बात करता है हमारा रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन से। कहता है जब हमारा कोई भी मनी रिलेटेड और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी हमें एग्जीक्यूशन पास हो जाए हमारा, और कोई पर्सन उसके अगेंस्ट में है, जैसे ए और बी हैं, उनके बीच में सिविल सूट फाइल किया, ए ने सिविल सूट फाइल किया, तो ए हुआ प्लेंटिफ, बी इज अ डिफेंडेंट। इन केस इसमें डिग्री किसके फेवर में आ गई? डिग्री ए के फेवर में आ गई, प्लेंटिफ के फेवर में आई, बट जो बी था वो इसके अगेंस्ट में था, तो वो कहाँ जाएगा? अपील करवाएगा उसकी, या फिर उसकी रिवीजन कराएगा, और केस उसके फेवर में आ जाए तो इसलिए वो करवाएगा, बी करवाएगा ना, डिफेंडेंट अपने अपने फेवर के लिए अपील या रिवीजन फाइल करेगा। तो जो पर्सन फर्स्ट इंस्टेंस वाले कोर्ट के पास जाएगा और अगर उसके फेवर में अपील या रिवीजन आ जाए, जैसे बी के फेवर में, डिफेंडेंट के फेवर में डिग्री आ गई, तो वो दोबारा से फर्स्ट इंस्टेंस वाले केस कोर्ट पे जाएगा और वहाँ पर कहेगा कि जो आपने कोर्ट मतलब डिग्री पास किया, जो इसका एग्जीक्यूशन किया है वो गलत है, तब फर्स्ट इंस्टेंस वाला कोर्ट जो है उस डिग्री को ठीक करेगा। तो उस एप्लीकेशन को रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन कहते हैं। डिग्री होल्डर वो होता है जिस पर्सन के फेवर में डिग्री आए। डिस्ट्रिक्ट मीन्स जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। फॉरेन कोर्ट, जो कोर्ट इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं है उसको फॉरेन कोर्ट कहेंगे। फॉरेन जजमेंट, जो सी जजमेंट फॉरेन कोर्ट के द्वारा आई है उसको फॉरेन जजमेंट कहेंगे। गवर्नमेंट प्लीडर, जो गवर्नमेंट का एडवोकेट होगा उसको गवर्नमेंट प्लीडर बोलते हैं। हाई कोर्ट आप सभी को पता है, इंडिया में जो सी टेरिटरीज इंक्लूड हैं, इतनी सारी टेरिटरीज इंक्लूड है, अब इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर को भी इंडिया बोल लेंगे। जज क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम जज बोलते हैं। जजमेंट क्या होती है? कोई भी जज डिग्री और ऑर्डर को पास करता है उसको हम जजमेंट बोलते हैं। ऑन द ग्राउंड मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज। जजमेंट, जो सी जजमेंट किसने दी है? स्टेटमेंट दी है, जज ने दी है, कोई भी किस ग्राउंड पे? डिग्री और ऑर्डर के ग्राउंड पे उसको जजमेंट बोलेंगे। जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट में डिग्री आई है उसे हम जजमेंट डेटर बोलेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब सभी को कंफ्यूजन होती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ओनली डिसीज्ड पर्सन का। जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन की डेथ, ए पर्सन है उसके आगे सन है, ए एस उसका सन है, तो ए की डेथ होगी तो ए एस कौन हुआ? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ। बट जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे ए है और बी है, ए अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, तो जो बी होगा अगर वो उसके बिहाफ पे कुछ कर रहा है तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ, नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करते हैं डिसीज्ड पर्सन के लिए। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस डिफाइन में क्या बोला गया है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो होगा जो ऐसा पर्सन होगा जो मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट, जो डिसीज पर्सन की स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। इंटरमीडिएट होगा स्टेट का जो स्यू करेगा, और जो
उसका इज स्यूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिजोल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी और स्यूइंग और टू बी स्यूड, जो उसकी डेथ पे स्यू करेगा उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। मेसने प्रॉफिट्स क्या होता है? मेसने प्रॉफिट वो होता है अगर किसी पर्सन ने, मान लो, किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पोजेस किया है। अब उस पर्सन ने उसको प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पोजेस तो कर लिया है, अब उसमें से जो उसे प्रॉफिट आ रहा है उसको हम बोलेंगे मेसने प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने एक प्लॉट रॉन्गफुली पोजेस किया है, अब उसका रेंट तो था 15,000 रुपीज़। अब उस पर्सन ने उस प्लॉट को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 4 पार्ट्स में उसने उसको डिवाइड कर दिया और उसको फर्दर रेंट पे दे दिया, तो जो उसे उसको प्रॉफिट आ रहा है वो उसका मेसने प्रॉफिट होगा, बट एक्सेप्ट 15,000 को छोड़कर। 15,000 इस करके क्योंकि उस प्लॉट का पूरे का रेंट पहले से वो था। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एंड डिसीजन ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड का कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा जो कि डिग्री नहीं होगा, उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरह का ऑर्डर होता है, इंटीरियम ऑर्डर एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटीरियम ऑर्डर वो होता है जो कि किसी पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनल ऑर्डर से पहले दे दिया जाए। इंटरलोकेटरी ऑर्डर वो होता है किसी पेरिशेबल थिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरलोकेटरी ऑर्डर दिया जाता है। ये दिया जाता है ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 6 to 10 के अंदर। देयर आर इशू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। ये तब इशू किया जाता है जब केसेस बहुत ज़्यादा लंबे चल जाते हैं और कोई इस चीज़ पर जिस चीज़ पर केस चल रहा होता है वो पेरिशेबल नेचर की हो, इसलिए इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किया जाता है। प्लीडर्स मीन्स कोई भी वकील हो सकता है। प्रिस्क्राइब मीन्स कोई भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। पब्लिक ऑफिसर मीन्स गवर्नमेंट के अंदर जितने भी ऑफिसर काम कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पे उसको पब्लिक ऑफिसर बोलेंगे। रूल्स जो कि इसमें फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं अंडर सेक्शन 122 to 125 उसको बोलेंगे हम रूल्स। शेयर इन अ कॉरपोरेशन 19 है। 20 बताता है साइन किस तरह से करते हैं। सेव इन द केस ऑफ जजमेंट। और डिग्री इंक्लूड स्टैम्प, मतलब कि डिग्री पे हो या जजमेंट पे कोई भी स्टैम्प लगे, कोई भी सिग्नेचर हो, उसको साइन बोलेंगे हम। I hope you will like this video. If you like my video, so please like, share and comment. Thank you.